स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जिसमें 200 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज उसी में हम आगे क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका लास्ट पोर्शन आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन या ऐसी सर्विसेज के बारे में मिलेगा जो प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस है। इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो बंद हो चुकी हैं, या फिर मनी ग्राम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, तो उनके बारे में लास्ट में दिया हुआ है कि कब वो डिसकंटिन्यू हुई, तो वो आपको ज़रूर देखनी है। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन उन सर्विसेज में से पूछा जाता है, तो उनको भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे। लेकिन साथ में वो भी ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, इनको बंद किया जा चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए या बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप GDS to MTS की तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतर बुक की तलाश में हैं, तो GDS to MTS बुक आपको मिल जाएगी। बहुत ही बेहतर ये बुक रहेगी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। DOP का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो भी थ्योरी सिलेबस है MTS के एग्ज़ाम के लिए इस बुक में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा 2 सालों के क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, क्वेश्चन पेपर फुली सॉल्व रहेंगे। उसी तरह से पोस्टमैन बुक मिल जाएगी, PASA की बुक भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में है और क्वेश्चन जो है वो MCQ फॉर्मेट में है, तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार ये बुक रहने वाली है। और अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता जाऊंगा, आपने उनको ज़रूर ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में वो पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। इन केस कस्टमर डिजायर्स टू इंक्वायरी अबाउट हिज इंटरनेशनल रजिस्टर्ड मेल आर्टिकल, इंक्वायरी में बी रेज्ड विदाउट एनी फीस। तो इसका ये करेक्ट आंसर भी है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यदि कोई भी ग्राहक अपने अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत डाक लेख के बारे में कोई भी इंक्वायरी या पूछताछ करना चाहता है तो वो कर सकता है, और इसके लिए उसे कोई भी फीस या शुल्क नहीं देना होगा। अब इंटरनेशनल रजिस्टर्ड मेल आर्टिकल में क्या हो सकता है, लेटर हो सकते हैं, एरोग्राम हो सकते हैं, प्रिंटेड पेपर हो सकते हैं, स्मॉल पैकेट हो सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी क्या था कि आपकी बेसिक जो इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो अगर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड मेल पंजीकृत होनी चाहिए, लेकिन डाक वस्तु ये चीज़ ध्यान रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत डाक लेख के बारे में अगर कोई भी ग्राहक इंक्वायरी करना चाहता है, पूछताछ करना चाहता है, तो बिना किसी शुल्क के ये पूछताछ की जा सकती है। Which of the following is false with regard to the dimensions of an international parcel? अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के आयामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। हमने इनलैंड पार्सल के बारे में किया, अंतर्देशीय पार्सल के बारे में किया, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल पार्सल के बारे में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के बारे में पूछा गया है। तो जब भी आप पोस्टमैन के MTS के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमेशा जो एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप PA के एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में करो, क्योंकि वहाँ पे अगर हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 करते हैं तो उसमें आपके इंटरनेशनल जो आर्टिकल हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और इंटरनेशनल पार्सल के बारे में भी वहाँ पर दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पार्सल शुड नॉट एक्सीड 1.50 मीटर। पार्सल की अधिकतम लंबाई 1.50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतर्देशीय पार्सल के मामले में क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल पार्सल है, और इंटरनेशनल पार्सल के लिए आपने ध्यान रखना कि जो लंबाई है वो 1.05 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपके पास, द सम ऑफ द लेंथ एंड द ग्रेटेस्ट circumference measured in a direction other than the length should not exceed 2 meters.
लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापी गई लंबाई और अधिकतम परिधि का योग 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम सरफेस मेजरिंग पार्सल की 90 बाई 140 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से पॉइंट करेक्ट आ जाएंगे? बी, सी और डी। लेकिन ए पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पार्सल अगर इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय पार्सल है, तो उसके मामले में पार्सल की जो मैक्सिमम लेंथ है 1.05 मीटर हो सकती है, 1.50 मीटर नहीं होगी। कौन सी ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is true about inquiry of international tracked packet article? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट लेखों की पूछताछ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसकी भी ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In case customer desires to inquiry about his international tracked packet articles, inquiry may be raised without any fees. यदि ग्राहक अपने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट लेख के बारे में कोई भी पूछताछ करना चाहता है तो बिना किसी शुल्क के इसके बारे में पूछताछ कर सकता है। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर होंगे तो उनके लिए आपसे कोई भी इंक्वायरी फीस नहीं ली जाएगी अगर उनके बारे में आप कोई भी पूछताछ करना चाहते हैं। उसी तरह से इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट आर्टिकल के बारे में भी आपसे कोई इंक्वायरी फीस नहीं ली जाएगी। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीबीई? पीबीई की फुल फॉर्म क्या होती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएस? आईएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। देर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ IFS मनी ऑर्डर्स? IFS मनी ऑर्डर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कौन कौन से? एक अर्जेंट होते हैं जो कि कहाँ पे दिए जाते हैं? आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिसेज, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया IFS मनी ऑर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, और जो नॉर्मल होते हैं वो प्राप्तकर्ता के घर पर दिए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मनी ऑर्डर इज पेड एट द डोर स्टेप ऑफ पे? मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्तकर्ता के घर पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो मनी ऑर्डर होते हैं उनका भुगतान प्राप्तकर्ता के घर पर ही किया जाता है। बट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच अ सिंगल मनी ऑर्डर इज इशूड? वह अधिकतम राशि क्या है जिसके लिए एक एकल मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है? सही ऑप्शन क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर या सिंगल मनी ऑर्डर, जो भी आप कहें, अब मनी ऑर्डर सर्विस नहीं होती, अब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर अगर आप जारी करते हैं, मैक्सिमम 5,000 रुपये के लिए इसको जारी किया जा सकता है। बट आर दी चार्जेस टेकन ऑन अ मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर पर क्या शुल्क लिए जाते हैं? कितने लिए जाते हैं? 5% ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर की राशि का 5% मनी ऑर्डर कमीशन के रूप में लिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Maximum how many USD dollar can be received in single remittance through IFS money order? IFS मनी ऑर्डर के माध्यम से एकल प्रेषण में अधिकतम कितने अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए जा सकते हैं? सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी आ जाएगी। 2,500 2500 USD डॉलर एक सिंगल रिमिटांस में आप प्राप्त कर सकते हैं। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMO? EMO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होती है। बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमिटांस इन इंस्टेंट मनी ऑर्डर? तत्काल मनी ऑर्डर में प्रेषण की अधिकतम सीमा क्या है? इसकी तरफ आपने विशेष ध्यान देना है। प्रेजेंट में ये जो सर्विस है डिसकंटिन्यू हो चुकी है, यानी कि इसको बंद कर दिया गया है, और बंद जो है वो कब किया गया उस चीज़ को आपने याद रखना है, लिख लेना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 20 जनवरी 2006 को। इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस जो है 20 जनवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई, और इसको डिसकंटिन्यू कब किया गया? 14/7/2020 को।
14/7/2020 को इसे बंद कर दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? 20 जनवरी 2006। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि इसके बारे में अभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इसको याद कर लेना है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमिटांस इन इंस्टेंट मनी ऑर्डर? इंस्टेंट मनी ऑर्डर में मैक्सिमम आप कितनी धन प्रेषण या कितनी धनराशि प्रेषित कर सकते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 50,000 रुपए। A person who sends money order is called as which of the following? मनी ऑर्डर भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जिस तरह से आर्टिकल भेजने वाले व्यक्ति को सेंडर कहा जाता है, प्राप्त करने वाले को एड्रेसी कहा जाता है, उसी तरह से मनी ऑर्डर भेजने वाले व्यक्ति को रेमिटर कहा जाता है और उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पेई कहा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In which money order amount is remitted by postal department to its employees? किस मनी ऑर्डर के माध्यम से डाक विभाग अपने कर्मचारियों को राशि भेजता है? यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई भी राशि अपने एम्प्लॉयज़ को भेजी जानी है या किसी भी और को भेजी जानी है तो किसका उपयोग किया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सर्विस मनी ऑर्डर का यूज़ किया जाता है। पोस्टल डिपार्टमेंट कोई भी राशि अगर रिमिट करेगा किसी के लिए भी, चाहे वो पोस्टल एम्प्लॉय हो चाहे नॉन पोस्टल एम्प्लॉय हो, सर्विस मनी ऑर्डर का यूज़ किया जाता है। बट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कैन बी इशूड? न्यूनतम राशि क्या है जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है? अब इंस्टेंट मनी ऑर्डर के बारे में हमने क्या कि 50,000 रुपये मैक्सिमम के लिए आप उसे जारी कर सकते हैं। मिनिमम जो इसमें 1,000 रुपये की राशि होनी चाहिए उसको जारी करने के लिए। लेकिन अगर हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट पूछा गया है, न्यूनतम वह राशि जिसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को इशू करवा सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 1 रुपये है। बट इज द लिमिटेशन ऑफ सेंडिंग मनी ऑर्डर टू पे ऑफ भूटान? भूटान के लिए मनी ऑर्डर किस सीमा तक भेजा जा सकता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 20,000 रुपये के लिए भेज सकते हैं। Which of the following money orders are web based money transfer service? निम्नलिखित में से कौन से मनी ऑर्डर वेब आधारित मनी ट्रांसफर सेवा हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर 14/7/2020 को बंद हो चुके हैं, लेकिन ये भी क्या थे? वेब बेस्ड मनी ट्रांसफर सर्विस में आते थे। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो ये क्या है? वेब बेस्ड मनी ट्रांसफर सर्विस है। A remitter can send electronic money order to maximum how many pays in single transaction? एक प्रेषक एकल लेन देन में अधिकतम कितने भुगतानकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेज सकता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एक प्रेषक के द्वारा सिंगल ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 6 प्राप्तकर्ताओं को या भुगतानकर्ताओं को मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But are the charges for sending message along with electronic money order? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के साथ संदेश भेजने का जो शुल्क होगा वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के साथ अगर आप कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। आपको 33 स्टैंडर्ड मैसेजेस मिलते हैं, उनमें से अगर कोई भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर नंबर कंटेन्स हाउ मैनी डिजिट्स? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर नंबर में कितने अंक होते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसमें टोटल 18 डिजिट होते हैं जिसे कि PNR नंबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में 18 डिजिट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर नंबर को PNR नंबर कहा जाता है। अब ये जो 18 डिजिट का नंबर है इसको 3 ब्लॉक में बांटा जाता है। इसमें 6 डिजिट के 3 ब्लॉक बन जाते हैं। पहले ब्लॉक की बात करें तो जो पहले 6 डिजिट हैं वो किस चीज़ को दर्शाते हैं? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्लॉक्स। फर्स्ट जो ब्लॉक है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस कोड को दर्शाता है, यानी कि जो पहला ब्लॉक होगा 6 डिजिट्स का ये किसको दर्शाएगा? ऑफिस कोड को दर्शाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड ब्लॉक होगा 6 डिजिट्स का ये किस चीज़ को दर्शाता है? डेट ऑफ बुकिंग को दर्शाएगा। फिर जो लास्ट डिजिट होता है
ये जो लास्ट ब्लॉक होगा 6 डिजिट का, ये सीरियल नंबर दर्शाएगा मनी ऑर्डर का। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में 18 डिजिट होते हैं, जो कि उसे पीएनआर नंबर कहा जाता है। और ये जो आपके 18 डिजिट हैं 3 ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें से पहले 6 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के ऑफिस कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड ब्लॉक उसकी डेट ऑफ बुकिंग को, और साथ में जो थर्ड ब्लॉक या लास्ट ब्लॉक होगा 6 डिजिट्स का, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के सीरियल नंबर को दर्शाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ WUMT। WUMT की फुल फॉर्म क्या है? फिर से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विस। लेकिन ये सर्विस भी बंद हो चुकी है। बंद कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 जनवरी 2024 को ये जो सर्विस है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विस बंद हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज ए कमीशन फॉर IMO रेमिटेंस ऑफ अमाउंट बिटवीन 10,001 रुपीज टू 30,000, 10,001 रुपये से लेके 30,000 रुपये के बीच राशि के प्रेषण के लिए IMO पर कितना कमीशन लगता है? IMO कब डिसकंटिन्यू हुआ? 14/7/2020 को। लेकिन अब न इसके ऊपर जो कमीशन वगैरह लगते थे या मिनिमम मैक्सिमम कितने रुपए के लिए इसको इशू किया जा सकता था, वो चीज़ें याद रखनी है। 10,001 रुपये से लेके 30,000 रुपये के बीच में 110 रुपये आपसे लिए जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन इंस्टेंट मनी ऑर्डर जो है ये वेब बेस्ड मनी ट्रांसफ़र सर्विस थी। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। VPMO इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाई हुम। VPMO वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर। तो जब भी VP आर्टिकल भेजा जाता है, तो VP आर्टिकल क्यों भेजा जाता है, किसके लिए होता है? तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है जो ये चाहते हैं कि जब मुझे मेरी डाक वस्तु या फिर मुझे रिसिप्ट मिलेगी उस समय मैं उस डाक वस्तु के लिए भुगतान करूंगा। तो इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए VP सर्विस को इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता है, जब प्राप्तकर्ता को डाक वस्तु प्राप्त होती है उस समय वो उस डाक वस्तु के लिए भुगतान करता है। अब भुगतान जो करेगा प्राप्तकर्ता या जो भी उसका वैल्यू पेबल आर्टिकल का एड्रेस ही रहेगा, किया हुआ भुगतान प्रेषक को भेजा जाएगा। लेकिन कैसे भेजा जाएगा? तो VP आर्टिकल जब भी भेजा जाता है सेंडर के द्वारा उस VP आर्टिकल के साथ एक वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर लगाया जाता है। वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर में वो राशि निर्दिष्ट होती है जो कि प्रेषक चाहता है प्राप्तकर्ता से उस आर्टिकल के वितरण के समय एकत्र करके मुझे भेजी जाए। तो ये जो वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर होता है इसको प्रेषक के द्वारा ही तैयार किया जाता है, प्रेषक के द्वारा ही इसके ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच एन इंस्टेंट मनी ऑर्डर कैन बी बुक्ड। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसके लिए IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर को बुक किया जा सकता है? डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 50,000 रुपये इसकी लिमिट थी। 14/7/2020 को ये सर्विस बंद हो चुकी है। इंस्टेंट मनी ऑर्डर नंबर कंटेन्स हाउ मैनी डिजिट्स। तत्काल मनी ऑर्डर संख्या में कितने अंक होते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपके पास दिया जाएगा, इसमें 16 डिजिट होते हैं। While sending an IMO, which form is used? तो जब भी आपका IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर भेजा जाता था तो कौन सा फॉर्म भरा जाता था? इसमें 2 फॉर्म होते थे। एक होता है आपके पास TRP1, दूसरा होता है TMP1। TRP1 का अर्थ हो जाएगा टू रिमिट पेमेंट। रिमिट पेमेंट यानी कि प्रेषण भेजने के लिए जो फॉर्म का यूज़ किया जाता है उसको कहते थे TRP। और दूसरा होता था मनी ऑर्डर। जब इंस्टेंट मनी ऑर्डर प्राप्त करना होता था तो पोस्ट ऑफिस में आकर फिर से एक फॉर्म भरना होता था जिसे कहते थे TMP, जिसका अर्थ होता है टू मेक पेमेंट। तो ये 2 फॉर्म जो है IMO के संबंध में यूज़ किए जाते हैं। फ्रॉम वेयर दी पेई गेटिंग दी पेमेंट ऑफ इंस्टेंट मनी ऑर्डर। IMO का भुगतान प्राप्तकर्ता के द्वारा कहाँ लिया जा सकता है? तो इंस्टेंट मनी ऑर्डर जो अब किसी भी IMO पोस्ट ऑफिस में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी।
आगे चलते हैं। WUMT इज अ, WMT क्या है? तो WMT एक फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्विस थी जो कि 31 जनवरी 2024 को डिसकंटिन्यू हो गई। अब इसमें क्या होता था, फॉरेन कंट्री से अगर कोई भी पैसे भेजना चाहता था भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे वो स्टूडेंट है, तो उससे पैसे भेजे जाते थे। तो इसमें WUMT सर्विस का यूज़ किया जाता था। इसमें केवल इनवर्ड रिमिटेंस की अनुमति थी, लेकिन किसकी अनुमति थी? फॉरेन कंट्री से भारत में पैसे भेजे जा सकते थे, लेकिन भारत से फॉरेन कंट्री के लिए इस सर्विस के माध्यम से पैसे नहीं भेजे जा सकते थे। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। How many maximum number of remittances in WUMT can be received by one beneficiary in a year? एक एकल लाभार्थी द्वारा WUMT के तहत, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस के तहत, अधिकतम एक वर्ष में कितने प्रेषण प्राप्त किए जा सकते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 30। मैक्सिमम 30 प्रेषण एक बेनिफिशियरी के द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में प्राप्त किए जा सकते थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which of the following must be signed by the payee of money order? मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? तो जब भी प्राप्तकर्ता को या भुगतानकर्ता को मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाता है तो उस भुगतानकर्ता को मनी ऑर्डर के ऊपर भी हस्ताक्षर करने होते हैं, मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर करने होते हैं। कौन सा सही आंसर आ जाएगा आपके पास? सी इसका सही आंसर आ जाएगा। बट आर दी चार्जेस फॉर कैंसलेशन ऑफ अ मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर रद्द करने के लिए क्या शुल्क लिए जाते हैं? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनी ऑर्डर के एड्रेस को चेंज करना है, मनी ऑर्डर के एड्रेस में या ऑफिस ऑफ पेमेंट में चेंज करना है या उसको कैंसिल करना है, कितने चार्जेस लिए जाएंगे? तो इसमें आपने ध्यान से इनको समझना है। फर्स्ट में पूछा है कि चार्जेस लिए जाएंगे कितने कैंसलेशन ऑफ अ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर को रद्द करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। मनी ऑर्डर को अगर कैंसिल करना है, यानी कि जिसने मनी ऑर्डर भेजा है, रिमीटर चाहता है कि मनी ऑर्डर की राशि मुझे वापस कर दी जाए, उसको पेई को ना दिया जाए, तो इस तरह से वो मनी ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। इसके लिए उसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे, लेकिन उसको जो कमीशन है वो वापस नहीं मिलेगा, उसको केवल मनी ऑर्डर की ओरिजिनल जो वैल्यू होगी वही वापस दी जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगी। बट आर दी चार्जेस फॉर चेंज द नेम ऑफ द पे ऑफ अ मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता का नाम बदलने के लिए क्या शुल्क लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। मनी ऑर्डर को अगर कैंसिल करना है तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। मनी ऑर्डर के जो एड्रेसी का नाम है उसको चेंज करना है तो चार्जेस लगेंगे। मनी ऑर्डर में जो आपने एड्रेस लिखा है, यानी कि जो पता लिखा है या ऑफिस ऑफ पेमेंट लिखा है, उसमें कोई चेंज करनी है तब भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप उसके पेई का या प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता का नाम बदलना चाहते हैं। ओरिजिनली आपने जिसके लिए मनी ऑर्डर भेजा था, आप चाहते हैं उसकी बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाए। ऐसी स्थिति में आपको कमीशन देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? पहले कमीशन के बराबर देना पड़ता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इक्वल टू फर्स्ट कमीशन। तो मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता का नाम बदलने के लिए पहले कमीशन के बराबर आपको दूसरा कमीशन देना होगा। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। When does a money order becomes void? एक मनी ऑर्डर कब अमान्य हो जाता है, कब शून्य हो जाता है, कब void हो जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, एट एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इशू। जिस महीने में मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उसके अगले महीने के अंत में। अब मान लीजिए जैसे आपका जुलाई मंथ चला हुआ है, जुलाई मंथ में आप एक मनी ऑर्डर जारी करते हैं, चाहे आप कोई सी भी डेट को जारी करवा रहे हैं, वो मनी ऑर्डर वॉइड कब हो जाएगा? जुलाई के बाद कौन सा मंथ आ जाएगा आपके पास? अगस्त मंथ आ जाएगा। तो अगस्त मंथ के एंड में जाके, यानी कि अगस्त मंथ की जो लास्ट डेट होगी उस डेट को वो मनी ऑर्डर क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। तो जिस भी मंथ में मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उसके अगले महीने के अंत में जाकर वो वॉइड हो जाता है, अमान्य हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
पोस्ट ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग पेमेंट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम मनी ऑर्डर इशू डेट। मनी ऑर्डर जारी होने की तारीख से 6 महीने के बाद डाकघर उसके गलत भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस जो है कब पोस्ट मनी ऑर्डर की पेमेंट के गलत भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा? 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 1 year फ्रॉम मनी ऑर्डर इशू डेट। जिस तिथि को मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उस तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले अगर आप मनी ऑर्डर के गलत भुगतान के बारे में शिकायत नहीं करते हैं तो 1 वर्ष की समाप्ति के बाद पोस्ट ऑफिस उसके गलत भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। Who may at any time suspend the issue of money orders by any particular post office or group of post offices? निम्नलिखित में से कौन किसी भी समय डाक घरों के द्वारा मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकता है? सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सही आंसर ए आ जाएगा, डायरेक्टर जनरल। महानिदेशक डाक या डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर होती है, वो किसी भी समय डाक घरों के द्वारा जो मनी ऑर्डर जारी करने की सर्विस है उस सर्विस को सस्पेंड कर सकता है या बंद कर सकता है। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। A money order which is booked by defense authorities to their families is called as which of the following? एक मनी ऑर्डर जो रक्षा अधिकारियों के द्वारा उनके परिवार के सदस्यों के लिए बुक किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसे रक्षा अधिकारियों के द्वारा रक्षा कर्मियों के फैमिली मेंबर्स के लिए जारी किया जाता है या रक्षा कर्मियों के जो आश्रित होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है, तो उस तरह के मनी ऑर्डर को फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हाउ द रिमिटर कैन पे अमाउंट फॉर मनी ऑर्डर? प्रेषक मनी ऑर्डर के लिए राशि का भुगतान कैसे कर सकता है? अब मान लीजिए मनी ऑर्डर जारी करना है 5,000 रुपये के लिए, साथ में उसके ऊपर जो भी कमीशन लगेगा वो आपने उसका भुगतान करना है। ये 5,000 रुपये साथ में जो कमीशन है उसका आप भुगतान करेंगे। कैसे कर सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, थ्रू कैश और चेक। तो जो भी मनी ऑर्डर की अमाउंट होती है साथ में जो भी उसके ऊपर कमीशन लगना है उसका भुगतान आप कैश या चेक के माध्यम से कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट आर दी एक्नोलेजमेंट चार्जेस फॉर मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर के लिए एक्नोलेजमेंट चार्जेस क्या लिए जाते हैं? तो मनी ऑर्डर के साथ जो एक्नोलेजमेंट है वो फ्री होती है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा, 10 अक्टूबर 2008 को हुई थी। पहले जो सर्विस होती थी वो मनी ऑर्डर सर्विस होती थी, फिर मनी ऑर्डर सर्विस की जगह पे नई जो सर्विस शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस उसको कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। How many standard messages are available there for selection by remitter of the instant money order? इंस्टेंट मनी ऑर्डर के प्रेषक द्वारा चयन के लिए कितने मानक संदेश उपलब्ध होते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि अगर आप मनी ऑर्डर के साथ मैसेज भेजना चाहते हैं तो फ्री में कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। वो मैसेज जो आप भेजेंगे वो इन 33 मैसेजेस में से आपको चूज करना होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not true about instant money order? इंस्टेंट मनी ऑर्डर के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? The amount of instant money order is paid in cash at the doorstep of the payee. इंस्टेंट मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान प्राप्तकर्ता के घर पर नकद में किया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। इंस्टेंट मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान पोस्ट ऑफिस में ही किया जाता है, प्राप्तकर्ता के घर पर नहीं किया जाता। पेई हैज़ टू विजिट द पोस्ट ऑफिस। इंस्टेंट मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त करने के लिए भुगतानकर्ता को पोस्ट ऑफिस में आना होता है। फिल अप द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रोड्यूस द आइडेंटिटी प्रूफ फॉर टू रिसीव द मनी। तो पैसे प्राप्त करने के लिए पेई को डाक घर में आना होगा, निर्धारित फॉर्म भरना होगा। कौन सा फॉर्म भरना होगा? TMP टू मेक पेमेंट फॉर्म भरना होगा और साथ में अपनी पहचान का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।
Amount received through instant money order can also be credited to the saving account of the payee, या फिर इंस्टेंट मनी ऑर्डर के माध्यम से जो राशि प्राप्त होगी प्राप्तकर्ता के बचत बैंक खाते में भी जमा की जा सकती है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हमसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। Which of the following is true about money order विदेश? मनी ऑर्डर विदेश सर्विस के बारे में कौन सा सत्य है? Through this outward remittance payable to beneficiaries by crediting the payment to the bank account of beneficiaries in the destination country, इसके माध्यम से गंतव्य देश में लाभार्थियों के बैंक खाते में भुगतान जमा करके लाभार्थियों को जावक प्रेषण का भुगतान किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपके पास, ईच आउटवार्ड रेमिटेंस शैल नॉट एक्सीड 5000 USD, प्रत्येक जावक प्रेषण 5000 USD से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ 12 आउटवार्ड रेमिटेंसेस आर अलाउड इन ईयर, एक वर्ष में अधिकतम 12 जावक प्रेषण की अनुमति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी मनी ऑर्डर विदेश सर्विस के बारे में सही है, आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस इज द कोलैबोरेशन ऑफ हुज, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा किसका आपसी सहयोग है? यानी कि ये जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस है किसका आपसी समझौता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। भारतीय डाक का और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का आपसी समझौता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। When was the MoneyGram इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस वाज लॉन्च्ड? मनीग्राम अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा को कब शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 29 सितंबर 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। Where the remitter of the money order adding his signature or thumb mark on the money order form, मनी ऑर्डर भेजने वाला मनी ऑर्डर फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान किस जगह पे लगाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑन दी बॉटम ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म, मनी ऑर्डर फॉर्म के नीचे वाले पोर्शन में अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएगा। हाउ द अमाउंट एंड कमीशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कैन बी पेड, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की राशि और कमीशन का भुगतान कैसे किया जा सकता है? थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की जो अमाउंट होगी और साथ में उसका जो कमीशन होगा उसका भुगतान आप या तो कैश में कर सकते हैं या चेक के माध्यम से किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट विल बी गिवन टू द रिमिटर ऑफ अ मनी ऑर्डर, निम्नलिखित में से किसके लिए मनी ऑर्डर भेजने वाले को रसीद दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। फॉर द अमाउंट ऑफ द मनी ऑर्डर एंड कमीशन, तो जो भी मनी ऑर्डर की राशि और कमीशन होगा उन दोनों चीज़ों के लिए मनी ऑर्डर भेजने वाले को एक रसीद दी जाएगी। यानी कि मनी ऑर्डर जो भेजा जाता है उसके संबंध में जो रसीद दी जाती है वो अमाउंट भी उसमें शामिल होगी, उसमें मनी ऑर्डर के लिए दिया गया कमीशन भी शामिल होगा। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर द रिमिटर ऑफ द मनी ऑर्डर receives an acknowledgement signed by payee for the payment of the amount of money order. If the acknowledgement is not received in the reasonable time, a certificate of payment signed by whom will be given on application. मनी ऑर्डर के भुगतान के बाद मनी ऑर्डर भेजने वाले को मनी ऑर्डर की राशि के भुगतान के लिए अदाता या भुगतानकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक पावती प्राप्त होती है। क्या बोला गया है? जब भी मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाता है भुगतान के समय उसका भुगतानकर्ता जो होगा उसे मनी ऑर्डर और मनी ऑर्डर के साथ लगी एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। फिर मनी ऑर्डर की जो एक्नॉलेजमेंट होगी उसको अलग किया जाएगा, अलग करके रेमिटर को वो एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी। लेकिन अगर वो एक्नॉलेजमेंट उचित समय में प्राप्त नहीं होती है, यानी कि एक समय के भीतर एक अवधि के भीतर वो एक्नॉलेजमेंट रेमिटर को नहीं मिलती है, तो वो आवेदन करके किसके द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। पोस्ट मास्टर के द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान का प्रमाण पत्र उसे दिया जाएगा अगर रिजनेबल टाइम में उस मनी ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट रेमिटर तक
नहीं पहुंचती है। In some cases, the money orders issued in the favor of the acknowledgement is retained by the payee and they issued a departmental receipt to the remitter direct. कुछ मामलों में किसके पक्ष में जारी किए गए मनी ऑर्डर की पावती भुगतानकर्ता के पास रहती है और वे सीधे प्रेषक को एक विभागीय रसीद जारी कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट, लोकल और म्यूनिसिपल बोर्ड, सरकार या जिला, स्थानीय या नगर पालिका बोर्ड के मामले में इनके लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजे जाते हैं, ये उन मनी ऑर्डर्स की जो पावती या उन मनी ऑर्डर्स की जो पावती होती है या एक्नॉलेजमेंट होती है उसको अपने पास रख सकते हैं। और ये सीधे क्या करते हैं, सरकार या जिला, स्थानीय या नगर पालिका बोर्ड उसके रिमीटर को, उस मनी ऑर्डर का जिसकी मनी ऑर्डर की पावती है अपने पास रखेंगे, उस मनी ऑर्डर के रिमीटर को डायरेक्ट अपनी तरफ से एक विभागीय रसीद जारी कर देते हैं कि हमें आपके मनी ऑर्डर की राशि प्राप्त हो गई और जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रसीद लौटाई जानी थी वो इसको अपने पास रख लेंगे। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। Which of the following is an alternative method for bulk payments like monthly, quarterly, half-yearly payments of interest, salary and pension etc. ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक भुगतान जैसे बल्क पेमेंट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक तरीका है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज़ किया जाता है। 9 अगस्त 2003 में ये सर्विस की शुरुआत हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस में क्या होता है, जैसे बड़ी पेमेंट्स देनी होती हैं, बड़ी पेमेंट्स, बड़ी मात्रा में पेमेंट्स देनी है, जैसे ब्याज का भुगतान करना है, वेतन देने हैं, पेंशन देनी है, इस तरह की जो बड़ी पेमेंट्स की जानी है उनको अलग अलग करना हो तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज़ किया जाता है। इसमें एक जगह से पेमेंट्स चलती हैं और अलग अलग खाता धारकों के अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाती है। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस इज ऑपरेशनल एट हाउ मैनी आरबीआई लोकेशंस, कितनी आरबीआई लोकेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस चालू है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा 15 आरबीआई लोकेशंस एंड 21 एसबीआई लोकेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस प्रेजेंट में चालू है। ये आपने गूगल से लोकेशंस याद कर लेनी है कौन कौन सी लोकेशंस हैं। द कॉस्ट ऑफ द मनी ऑर्डर फॉर्म will be adjusted from the commission payable by the sender। मनी ऑर्डर फॉर्म की लागत प्रेषक द्वारा दे कमीशन से समायोजित की जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होता है उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन पहले जो मनी ऑर्डर फॉर्म होता था 25 पैसे इसकी कॉस्ट होती थी, तो ये आपको अलग से देनी होती थी। मनी ऑर्डर के कमीशन में से इसको एडजस्ट नहीं किया जाता था। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आफ्टर विच पीरियड द पोस्ट ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रॉन्ग पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर, किस अवधि के बाद मनी ऑर्डर के किसी भी गलत भुगतान के लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होगा। सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 1 वर्ष की अवधि के बाद। जिस तारीख को मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उस तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद पोस्ट ऑफिस उस मनी ऑर्डर की रॉन्ग पेमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट आर दी रिडायरेक्शन चार्जेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के लिए पुनर्निर्देशन शुल्क क्या लिए जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मनी ऑर्डर की अगर आपने पेई का, भुगतानकर्ता का नाम चेंज करना है उस स्थिति में आपको चार्जेस देने होंगे। कितना कमीशन देना होगा, पहले कमीशन के बराबर। बाकी किसी भी स्थिति में चाहे आपने मनी ऑर्डर की पेमेंट को कैंसिल करना है, चाहे उसके ऑफिस ऑफ पेमेंट में चेंज करनी है या फिर उसकी रिडायरेक्शन करनी है, इन सभी में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। नो चार्जेस विल बी टेकन फॉर द रिडायरेक्शन, पुनर्निर्देशन के लिए कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। If a payee or a remitter applies for payment of the void money order, then the order will be paid to him if application is made before the expiration of from date of issue of original order। यदि प्राप्तकर्ता या प्रेषक
अमान्य मनी ऑर्डर के भुगतान के लिए आवेदन करता है। अब सबसे पहले अमान्य या वॉइड मनी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हमने क्वेश्चन किया कि जिस भी तारीख को आप मनी ऑर्डर जारी करते हैं उस तारीख वाले महीने के अगले महीने के लास्ट में, जिस भी महीने में मनी ऑर्डर जारी होगा उसके अगले महीने के लास्ट में जाके मनी ऑर्डर क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है। लेकिन वो अवॉइड मनी ऑर्डर या अमान्य मनी ऑर्डर भी भुगतान किया जा सकता है अगर उसके लिए आवेदन किया जाता है। कब आवेदन किया जाता है, मूल मनी ऑर्डर जारी होने की तारीख से, जिस तिथि को मनी ऑर्डर जारी हुआ था उस डेट से कितने समय की समाप्ति से पहले आप उसके लिए आवेदन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 1 साल के भीतर अगर आप उसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको उसका भुगतान किया जाएगा। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु मे सस्पेंड द इश्यू ऑफ मनी ऑर्डर्स which are issued on payment of special rates of commission higher than ordinary rates। सामान्य रेट से अधिक कमीशन की विशेष दरों के भुगतान पर जारी किए जाने वाले मनी ऑर्डर को कौन निलंबित कर सकता है। करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, द इश्यू ऑफ दीज मनी ऑर्डर्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया कि कौन किसी भी डाकघर के द्वारा या डाकघरों के समूह के द्वारा मनी ऑर्डर जारी करने की सेवा को निलंबित कर सकता है, तो उसका आंसर आया था डायरेक्टर जनरल। लेकिन आपने ध्यान रखना, ऐसे मनी ऑर्डर जो स्पेशल रेट्स ऑफ कमीशन के ऊपर जारी किए जाते हैं, और ये जो स्पेशल रेट्स ऑफ कमीशन है नॉर्मल कमीशन से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह के कमीशन के ऊपर जो मनी ऑर्डर जारी किए जाते हैं उनको डायरेक्टर जनरल भी सस्पेंड नहीं कर सकता। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTCN। MTCN की फुल फॉर्म क्या होती है, मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर। IMO की बुकिंग के संबंध में आपको ये दिया जाता है, जिसे लेकर आप ऑफिस ऑफ पेमेंट में जाते हैं और आपको वहाँ पे TMP टू मेक पेमेंट फॉर्म फिल करके पेमेंट उसकी मिल जाती है। लेकिन अब तो ये सर्विस बंद है। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। If anybody leaves PMSBY पॉलिसी then he can't rejoin it। यदि कोई भी PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी को छोड़ देता है तो वो दोबारा से इसमें शामिल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन से आ जाएगी। आपने PMSBY पॉलिसी ली, फिर उसके बाद 1 वर्ष भुगतान किया, दूसरे वर्ष किया, तीसरे वर्ष नहीं किया, तो आप फिर से चौथे वर्ष अगर PMSBY लेना चाहते हो तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। आगे चलते हैं। टीयर 2 इज़ अ रिटायरमेंट अकाउंट। टीयर 2 किस में आ जाते हैं, NSP में आ जाते हैं, नेशनल पेमेंट सिस्टम में आ जाते हैं। तो इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक आपका टीयर 1 अकाउंट होता है, दूसरा आपका टीयर 2 अकाउंट होता है। टीयर 1 जो है वो मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट होता है, टीयर 2 जो है वो वॉलंटरी सेविंग अकाउंट होता है। तो यहाँ पे दिया टीयर 2 रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जो कि फॉल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। What is the initial subscriber registration charges at POP for NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए। POP क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर प्रारंभिक ग्राहक पंजीकरण शुल्क क्या होगा। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। सभी क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 200 रुपीज़ और ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, बिना टैक्स के यहाँ पे बताए गए, इसमें टैक्स भी आपको देना होता है। आगे चलते हैं। विच इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स ऑल काइंड ऑफ डेथ। कौन सा बीमा पॉलिसी सभी प्रकार की मृत्यु को कवर करती है। सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रुपये इसके लिए प्रीमियम है। चाहे नेचुरल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, प्रत्येक तरह की मृत्यु को यह कवर करता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल एक्सीडेंटल या आकस्मिक मृत्यु को कवर करती है। Which kind of mutual funds are available at post offices। डाक घरों में किस तरह के म्यूचुअल फंड उपलब्ध होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस में केवल एक ही तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं और वह है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और ये पोस्ट ऑफिस में किसके माध्यम से बेचे जाते हैं, NISM या, ठीक है इसको ध्यान रखना, NISM या फिर EUIN के माध्यम से इनको रिटेल किया जाता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी।
All commemorative stamps in National Philatelic Museum are available in a राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में जितने भी स्मारक टिकट होते हैं कैसे उपलब्ध होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालानुक्रमिक क्रम में वो उपलब्ध होते हैं। बट इज दिस सम एश्योर्ड फॉर नेचुरल डेथ इन पीएमएसबी बाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नेचुरल डेथ के लिए बीमा राशि क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। मैंने अभी बताया पीएमएसबी बाई केवल एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों तरह की डेथ को कवर करती है, नेचुरल को भी और एक्सीडेंटल को भी। बट इज द टेन्योर ऑफ एसजीवी बॉन्ड, एसजीवी क्या होता है। सृजन गोल्ड बॉन्ड, तो पोस्ट ऑफिस में जो एसजीवी बेचे जाते हैं उनकी टेन्योर या उनकी अवधि क्या होती है, 8 वर्ष की होती है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। बट इज द इंश्योरेंस कवरेज पीरियड इन पीएमएसबी बाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कवरेज जो है वो कितनी रहती है या बीमा कवरेज की अवधि क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 1 वर्ष के लिए रहती है, 1 जून से 31 मई के बीच में। Who is identified as POPSP for contribution in NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम में POPSP के रूप में किसे आइडेंटिफाई किया गया है। POP क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस SP सर्विस प्रोवाइडर, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर आपने याद रखना है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए POPSP के रूप में किसे आइडेंटिफाई किया गया है। सही ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, सभी हेड पोस्ट ऑफिस को, प्रधान डाकघरों को। माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग विच वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन, माई स्टैम्प को भारत में पहली बार किस विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी के दौरान पेश किया गया था। सही आंसर आपके पास ये आ जाएगा, इंडिपेक्स 2011 के दौरान पेश किया गया था। तो माई स्टैम्प को आपने इसके बारे में ज़रूर अच्छे से कर लेना है। माई स्टैम्प के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। माई स्टैम्प में टोटल कितनी शीट्स होती हैं, एक माई स्टैम्प शीट की कीमत क्या होती है, और इसमें डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो रहता है वो आज की वीडियो के लास्ट में करेंगे। उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है तो उसको कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स आर यूज्ड फॉर डे टू डे मेलिंग पर्पसेस, निम्नलिखित में से किन डाक टिकटों का उपयोग दिन प्रतिदिन डाक के उद्देश्य के लिए किया जाता है। दिन प्रतिदिन डाक के उद्देश्य क्या होते हैं, डाक भेजने के लिए, आपने कोई डाक भेजनी है तो उसके ऊपर जो पोस्टेज स्टैम्प्स का भुगतान करते हैं, जिन डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है उन डाक टिकटों को क्या कहा जाता है, डेफिनेटिव स्टैम्प कहा जाता है, नियत डाक टिकट कहा जाता है। टू इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फिलैटली डीओपी हैज़ लॉन्च, फिलैटली की पहुंच को बढ़ाने के लिए विभाग के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी, दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो 6ठी से 9वीं तक के बच्चों को दी जाती है। इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है 500 रुपीज़ पर मंथ या 6000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से। और इसमें ये जो स्पर्श शब्द है इसकी एक फुल फॉर्म भी होती है, वो हम आगे करेंगे, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। NPS account can be maintained only through that post office in which it is opened. NPS खाते का रखरखाव केवल उसी डाकघर से किया जाता है जिसमें इसे खोला जाता है। बी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि आप NPS खाते का रखरखाव किसी भी पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं जिसमें आपने अकाउंट ओपन किया उसी के माध्यम से आप इसको मेंटेन करेंगे। बट इज द मीनिंग ऑफ POPSP, POPSP का क्या अर्थ आ जाएगा, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स इशूड एज, स्मारक टिकट किसके संबंध में जारी किए जाते हैं। तो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है महत्वपूर्ण कोई भी घटना होती है, विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रमुख हस्तियां होती हैं, चाहे वो किसी युद्ध के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, प्रकृति के पहलुओं के ऊपर, सुंदर या दुर्लभ वनस्पतियों या जीवों के ऊपर, पर्यावरण संबंधी मुद्दों या खेल इत्यादि, इन सारी चीज़ों के संबंध में कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को इशू किया जाता है। यानी कि कोई भी याद रखने योग्य चीज़ है उसके संबंध में कमेमोरेटिव स्टैम्प को जारी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा।
आगे चलते हैं। व्हाट इज द ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट? भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत शीट का ब्रांड नेम क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। इसे माई स्टैम्प कहा जाता है। तो ये पर्सनलाइज्ड शीट क्या होती है? आप चाहें तो अपने नाम के ऊपर अपनी फ़ोटो के आधार पर अपनी फ़ोटो दे के माई जो टिकट होते हैं वो बनवा सकते हैं, डाक टिकट बनवा सकते हैं और उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो माई स्टैम्प होती है एक शीट होती है जो आपको बनाकर दी जाती है। आप किसी भी भवन की या किसी भी अन्य चीज़ की फ़ोटो दे सकते हैं, आप स्वयं की फ़ोटो दे सकते हैं। तो वो फ़ोटो आपकी जो डाक टिकट की ये शीट दी जाएगी उसके ऊपर रहेगी, यानी कि जितने भी डाक टिकट रहेंगे आपके द्वारा दी गई फ़ोटो डाक टिकटों के ऊपर रहेगी। और इन जो डाक टिकटों की कीमत है वो कितनी होती है? हर एक डाक टिकट की कीमत 5 रुपये होती है। तो इसकी टोटल जो प्राइस होती है वो कितनी होती है? 300 रुपीज़ होती है। और इसमें जो टोटल टिकट होते हैं वो होते हैं 12। हर एक की वैल्यू जो है 5 रुपये। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माई स्टैम्प में जो माई स्टैम्प शीट में जो डाक टिकट होते हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी होती है? तो वहाँ पे ध्यान रखना 60 रुपये। और अगर पूछा जाए माई स्टैम्प शीट की प्राइस क्या होती है तो वो 300 रुपीज़ होता है। तो इस तरह की जो शीट बनवा सकते हैं आप उसे माई स्टैम्प शीट कहा जाता है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग ऑफर्ड बाई एनपीएस? एनपीएस द्वारा कितने प्रकार के खाते उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, बी आ जाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट आपको मिलते हैं। टीयर 1 जो है मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट होता है। टीयर 2 जो है वो वॉलंटरी सेविंग अकाउंट होता है, आप उसमें से किसी भी समय विड्रॉल कर सकते हैं। If any institute wants to buy my stamp sheets more than 5,000 then they can buy how many minimum sheets? यदि कोई संस्थान 5,000 से अधिक माई स्टैम्प शीट खरीदना चाहता है तो वह न्यूनतम कितने शीट खरीद सकता है? इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 10,000 शीट। सबसे पहले जो मिनिमम क्वांटिटी है शीट्स की किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा खरीदे जा सकते हैं वो है 5,000। उससे ज़्यादा अगर वो खरीदना चाहते हैं तो 5,000 के मल्टीपल में खरीद सकते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह से खरीद सकते हैं। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। In a year, how many minimum number of contributions would be done in Tier 1 account? टीयर 1 खाते में एक वर्ष में न्यूनतम कितने योगदान होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। न्यूनतम एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। तो एनएसपी में एनपीएस में नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या होता है? टीयर 1 जो अकाउंट होता है वो आप इनिशियल 500 रुपीज़ की कंट्रीब्यूशन के साथ खोल सकते हैं और आपको एक वर्ष में अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए कम से कम एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना होता है, 1,000 रुपये का न्यूनतम। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। बट इज ए मैक्सिमम पेंशन रेंज इन एपीवाई? एपीवाई क्या होता है? अटल पेंशन योजना। इसमें पेंशन लगती है। तो अटल पेंशन योजना में 1,000 रुपये से मैक्सिमम 5,000 रुपये तक के पेंशन के प्रावधान होते हैं। तो मैक्सिमम पेंशन रेंज कितनी आ जाएगी? सी ऑप्शन सही आ जाएगी, 5,000 रुपये। हु इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनपीएस? एनपीएस के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी कौन है? बी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। टीयर 2 इज दी वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी। तो हमने कर लिया। टीयर 1 जो है वो क्या होता है? आपका एक मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट होता है और टीयर 2 जो है वॉलंटरी सेविंग अकाउंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, टीयर 2 जो है वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी है। टीयर 2 अकाउंट कैन बी ओपनड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज़। टीयर 2 अकाउंट कितने रुपए की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है? डी ऑप्शन सही आ जाएगी, 1,000 रुपीज़ की राशि के साथ आप इसको ओपन कर सकते हैं। हु इज़ ऑथराइज्ड टू सेल एसजीवी? एसजीवी या सृजन गोल्ड बॉन्ड बेचने के लिए कौन ऑथराइज या अधिकृत है? सी ऑप्शन सही आ जाएगी। जितने भी हेड पोस्ट ऑफिस हैं, जितने भी प्रधान डाकघर हैं, एसजीवी बेचने के लिए वो अधिकृत होते हैं। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पर्श? स्पर्श की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमने अभी क्या, दीनदयाल स्पर्श योजना क्या होती है? फ्लैटली की रीच को इंक्रीज करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
तो फिलैटली में दीनदयाल स्पर्श योजना एक शब्द आता है जिसमें स्पर्श की कुछ फुल फॉर्म होती है। तो स्पर्श की जो फुल फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। टर्म किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। शौकों का राजा और राजाओं का शौक शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, फिलैटली के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिलैटली के लिए कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, शौकों का राजा, कि जितने भी शौक होते हैं, जितनी भी हॉबीज़ होती हैं, उन सभी हॉबीज़ की अगर किंग की बात करें तो वो फिलैटली है, या फिर जो राजा होते हैं उनके शौक की बात करें तो वो क्या है, फिलैटली है। तो इसके लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स आर ओनली अवेलेबल एट। सम्मारक डाक टिकट जो है वो हमने अभी कर लिया कि किसी भी ऐसी चीज़ की याद मन को किया जाता है जो कोई महत्वपूर्ण चीज़ होती है या महत्वपूर्ण कोई पर्सनैलिटी होती है, उसके संबंध में कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को इशू किया जाता है। तो जो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स होती हैं फ्लैटली ब्यूरो और काउंटर्स जो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंडर आती हैं वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल फ्लैटलिक म्यूजियम इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, डाक भवन नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल फ्लैटलिक म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, डाक भवन न्यू दिल्ली में। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMSBY। PMSBY की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज फिलैटली। फिलैटली क्या चीज़ होती है। तो फिलैटली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। डाक टिकटों को इकट्ठा करना या डाक टिकटों के बारे में अध्ययन करने का शौक ही फिलैटली कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। In Tier 2 account, the applicant is free to withdrawal whenever wishes। Tier 2 अकाउंट में आवेदक जब चाहे निकासी करने के लिए स्वतंत्र होता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 289 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ये वॉलंटरी सेविंग अकाउंट होता है। इसमें आप जब चाहें तब विड्रॉल कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। When will you exit from APY। आप APY या अटल पेंशन योजना से एग्जिट कब कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपके पास भी आ जाएगा, ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। When the फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। डाक टिकट जमा खाता को कब पेश किया गया था या फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 अगस्त 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। वट इज द कॉस्ट ऑफ 1 माई स्टैम्प शीट। एक माई स्टैम्प शीट की क्या कीमत होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 300 रुपीज़। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एक माई स्टैम्प शीट में जो डाक टिकट होते हैं उनकी फेस वैल्यू क्या होती है, तब आप पे ध्यान रखना 60 रुपये आंसर आएगा, नहीं तो 300 रुपीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ APY। APY की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अटल पेंशन योजना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। बट इज द एज लिमिट फॉर PMSBY। PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु सीमा क्या है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 से 70 वर्ष। बट इज द एज लिमिट फॉर NPS। नेशनल पेंशन सिस्टम में एज लिमिट कितनी है, 18 से 70। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के समान रहती है। Who appointed DOP as one of the POP। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को POP पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में किसने आइडेंटिफाई किया या नियुक्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो इसमें PFRDA NPS के लिए जो नोडल एजेंसी है PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी ने ही डाक विभाग को एज अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में अपॉइंट किया है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। बट इज द डिस्काउंट ऑन वाई मोर देन 100 माई स्टैम्प शीट्स। माई स्टैम्प की 100 से ज़्यादा शीट खरीदने पर कितनी छूट आपको मिलेगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 2 से लेके 100 तक की आप शीट्स खरीदते हैं, यानी कि 2 शीट से लेके 100 शीट तक खरीदते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप 100 से ज़्यादा शीट खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट 20% का मिलेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए
150 माई स्टैम्प शीट्स खरीदी, तो इसमें आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2 शीट से लेके 100 शीट तक 10% का, फिर उसके आगे जो 50 शीट रहेंगी उनके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये मत कर देना कि 150 के ऊपर ही आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। What is the annual premium for PMSBY? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 20 रुपये आपसे लिए जाते हैं। और ये कौन सी डेथ को या किस तरह की डेथ को कवर करती है? एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है। फ्लैटलीक काउंटर्स आर फंक्शनिंग एट। डाक टिकट काउंटर कहाँ पर कार्यरत हैं? सभी प्रधान डाकघरों में फ्लैटलीक काउंटर होते हैं। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। वट आर दी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चार्जेस एट पीओपी? पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर गैर वित्तीय लेन देन के शुल्क क्या है? इनके अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपसे 30 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चार्जेस के रूप में। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस की शुरुआत 20 जनवरी 2006 को हुई थी और फिर 14/7/2020 को इसे डिसकंटिन्यू किया गया। ये आपने याद रखना, इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस प्रेजेंट में उपलब्ध नहीं है। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 20 जनवरी 2006 को, और 14/7/2020 को इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन फिर भी इसमें कैसे होता है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट जो इसको इशू करने की है वो आपको याद रखनी है। कौन से फॉर्म यूज़ किए जाते हैं इसकी पेमेंट को भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए, तो ये आपने याद कर लेना है। फिर मनी ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर इज अ वेब बेस्ड रैपिड मनी ट्रांसफर सर्विस ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स विद इन इंडिया। भारत में किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में अगर आप रैपिड मनी ट्रांसफ़र सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर एक सर्विस होती है। वेब बेस्ड होती है, वेब आधारित होती है। रैपिड मनी, रैपिड का क्या अर्थ हो जाएगा? तुरंत आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर इस सर्विस के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। अब रैपिड के बारे में बोला गया तो हाउ फास्ट इज द मनी ऑर्डर ट्रांसफ़र यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर? तो ये पूछा गया है कि रैपिड मनी ट्रांसफ़र सर्विस है तो कितनी फास्ट है? तो मनी बुक्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कैन बी डिसबर्स्ड विद इन 24 आवर्स। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से जो राशि भेजी जाती है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुक किया जाता है तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर उसका भुगतान कर दिया जाता है। इतनी फास्ट ये सर्विस है। हाउ मच मनी कैन बी सेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से मिनिमम आप 1 रुपये और मैक्सिमम 5,000 रुपये की राशि भेज सकते हैं। इज द मनी पेड इन कैश यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर? तो यहाँ पे पूछा गया है कि इज द मनी पेड इन कैश यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की जो राशि का भुगतान किया जाएगा क्या वो कैश में किया जाता है? बिल्कुल। रिसीवर कैन रिसीव द पेमेंट इन कैश। प्राप्त करता इसके भुगतान को कैश में प्राप्त कर सकता है। हाउ कैन आई बुक एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को हम बुक कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेंटर में यानी कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। हाउ डज द पेई कलेक्ट मनी सेंट बाई इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर द्वारा भेजी गई राशि को भुगतान करता कैसे प्राप्त कर सकता है? द पेई कैन रिसीव मनी एट होम। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की राशि जो है वो प्राप्त करता घर पर भी प्राप्त कर सकता है। और कैन विजिट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, या वो अपने नज़दीकी डाकघर में भी जा सकता है। वर्किंग आवर्स के दौरान जाकर अपनी राशि को एकत्र कर सकता है। What can be presented as proof of identity by pay? अब भुगतान प्राप्त करने के लिए भुगतानकर्ता को क्या प्रस्तुत करना होगा? तो यहाँ पे बोला है दी पेई कैन प्रूव his or her identity by presenting any of the following photo identity document। तो कोई भी फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके वो अपनी पहचान को वहाँ पे स्थापित कर सकता है और उसकी राशि का भुगतान प्राप्त कर सकता है।
फिर आगे चलते हैं, इज इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर एक्सपेंसिव, क्या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर महंगा है? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर टैरिफ हैज़ बिन केप्ट सेम एज फॉर ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर। अब देखो, जो पहले ऑर्डिनरी सामान्य मनी ऑर्डर सेवा हुआ करती थी उसकी जगह पे अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सर्विस है। तो जैसे पहले उसके लिए चार्जेस लिए जाते थे ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर के लिए, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के लिए भी उसी तरह से चार्जेस लिए जाते हैं। यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। फिर उसके बाद है, कैन आई सेंड मैसेज अलोंग विद मनी ऑर्डर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के लिए जो मैं राशि भेजता हूँ उसके साथ मैं कोई मैसेज भी भेज सकता हूँ? यस, यू कैन सेंड मैसेज अलोंग विद मनी ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के साथ जब राशि भेजेंगे तो उसके साथ मैसेज भी भेज सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होती है, इसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर नंबर जो आपको दिया जाएगा मनी ऑर्डर की बुकिंग के बाद, जो हमने किया 18 डिजिट का होगा, उसके माध्यम से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी ऑर्डर ट्रांसफ़र सर्विस जो है इसको विभाग के द्वारा 31 जनवरी 2024 में डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, याद रखना है। मनी ऑर्डर ग्राम पेमेंट सिस्टम की शुरुआत जो है 29 सितंबर 2011 को हुई, और इसको कब डिसकंटिन्यू किया गया? 2 मई 2016। इसको आपने क्रॉस चेक एक बार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस ऑन अ पायलट बेसिस इन मुंबई सिटी ऑन 9 अगस्त 2003। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस की शुरुआत 9 अगस्त 2003 को हुई। कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई। फिर उसके बाद है, क्वांटिटी ऑफ माई स्टैम्प शीट्स मैंडेटरी फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। हमने कर लिया कि अगर आप 2 शीट से लेके 100 शीट तक खरीदना चाहते हैं माई स्टैम्प की तो आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 100 से ज़्यादा शीट खरीदते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन साथ में ये चीज़ भी बोली गई कि ये जो 2 से 100 तक की शीट होंगी इसमें आपको 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा। अब मान लीजिए आप 150 शीट्स खरीदते हैं तो इसमें पहली जो 100 शीट होंगी उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, फिर जो 50 बच जाएंगी उनके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट कस्टमर माई स्टैम्प शीट्स खरीदना चाहता है तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी? 5000। ये मैंडेटरी है, उसको 5000 शीट का ऑर्डर देना होगा। अब यहाँ पे एक शीट की कीमत कितनी है? 300 रुपये। तो टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी? 5000 शीट्स के लिए 15 लाख रुपये हो जाएंगे। अगर हम बात करें, ये 15 लाख उसको नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि उसको 20% का तो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 20% का डिस्काउंट उसको सारी शीट्स के ऊपर मिलेगा। यानी कि 15% के अगर 20% की बात करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3000 हो जाएगा। क्या? तो 3 लाख रुपए का उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट के बाद उसको केवल 12 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। तो ये थे आज की वीडियो के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी को अच्छे से ज़रूर करना है। एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और जो चीज़ें आपको बताई गई कि ये बंद हो चुकी हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट आपको लगे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बता देना है। और साथ में अगर आपको इन क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो बुक आप ले सकते हैं, या फिर आपको क्लासेस में जुड़ना है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। धन्यवाद।